चलिए ध्यान दीजिए, आज के 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर्स का नाम है सदिश बीजगणित। नहीं, देखिए, अगर आप 11th 12th में फिजिक्स में अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एगो वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है टॉपिक जो कि पढ़ने का है ना। बाकी जो फिजिक्स में आप लगभग वेक्टर पढ़े हैं वही चीज यहां पर भी पढ़िएगा। बात समझ गया? तो वहां पर अगर आप अच्छे से समझे होंगे, विदाउट वेक्टर तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिक्स आपको आया होगा। उसमें भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, और सबसे ज्यादा कि वेक्टर के कंपोनेंट को तोड़ना, वो तो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये सब सारी चीजें आप पहले भी आया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर भी हम आपको पढ़ा देते हैं शुरू से। देखिए, चैप्टर्स का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम है? वेक्टर अलजेब्रा। सदिश बीजगणित है। हिंदी में क्या लिखा हुआ? सदिश बीजगणित, यही है। चलिए, वेक्टर अलजेब्रा। चलिए ध्यान पूर्वक समझते जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। किसकी बात? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब हो गया भौतिक राशि। किसको कहते हैं सब लोग लगभग जानते होंगे। ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली इज कॉल्ड क्या? फिजिकल क्वांटिटी। वे सभी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, वो क्या है? भौतिक राशि। लिखिए, समझते जाइए और लिखते जाइए। ऑल दोज क्वांटिटीज, all those quantities which are measured directly or indirectly, is called physical quantity। इज कॉल्ड क्या बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। किसको बोले? समझ में आ गया ना? हिंदी में लिखना चाहते लिख सकते हैं, ऐसे कोई इसकी जरूरत है नहीं, डिफिनेशन आपको पूछेगा नहीं। वे सभी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुछ भी आप दे सकते हैं, है ना, जिसको मेजरमेंट संभव है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मास। मास कहने का मतलब द्रव्यमान, है ना। लेंथ कहने का मतलब हो गया लंबाई, है ना। टाइम मतलब हो गया समय, है ना। वेलोसिटी मतलब वेग। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स मतलब बल। मोमेंटम संवेग, है ना। वर्क, कार्य, एटीसी। एक दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम लिख सकते।
थोड़ा एक्टिव होकर लिखते जाइए और समझते भी जाइए, क्योंकि ये सब चीजें मानिए एक तरह से आपको रिवीजन हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ये सब है नहीं। फिजिकल क्वांटिटी समझ गए हैं? अब देखिए अगला आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी को दो वर्गों में बांटा गया, एक को बोलते हैं स्केलर और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर। समझ गया ना? फिजिकल क्वांटिटी को कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया। देखो अगर मैं इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलूं, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोल यार, इसको दो वर्गों में, एक को बोला गया है स्केलर क्वांटिटी, या सिर्फ स्केलर भी कह सकते हैं, अदिश राशि। और दूसरे को बोलता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज में कुछ उस तरीका का बात दे दिया है, इसीलिए हम आपको चीजों को कर रहे हैं। भौतिक राशि को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो राशि। दे दिया क्वेश्चन कि इनमें से कौन अदिश है कौन सदिश है, नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ये सब भी बताया जा रहा है। ऐसे हालांकि आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है, हालांकि आईएससी तक आप लोग को पढ़ने का नहीं है। वैसा क्वांटिटी जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, उसको टेंसर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन मेन रूप से हम लोग स्केलर और क्या वेक्टर की ही बात करते हैं। क्लियर? चलिए अगला जो है, आप आइए स्केलर क्वांटिटी क्या है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी से भी थोड़ा सा पहले एक वर्ड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड। इससे तो आप लोग भर्ती भांति परिचित हो गए। परिमाण बोलते हैं, है क्या बोलते हैं? परिमाण। देखिए एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। मैग्नीट्यूड होता है क्या? तो न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बाबू? न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीजों का। जैसे मैं कहूं कि किसी चीजों का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू नॉर्थ। समझिएगा, ड्यू किधर? नॉर्थ। जब तक नॉर्थ नहीं लिखेंगे तब तक ये फिजिकल क्वांटिटी पूर्णतः डिफाइन नहीं होगा। वेलोसिटी दिए 10 मीटर क्या पर सेकेंड। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हुआ इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है? और मीटर पर सेकेंड क्या है? इसका यूनिट है, मतलब मात्रक। यूनिट है ना जी। और ड्यू नॉट जो बोला है ये क्या है? डायरेक्शन। ये चीजों को आप भली भांति समझते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। क्योंकि स्केलर वेक्टर में इसी चीजों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे, इसीलिए मैं इसको बता दिया। मान लिया कहीं फोर्स का मान दिया हुआ है ना 20 न्यूटन, है ना, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। एनई मतलब समझ गए होंगे? नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट के क्या है? बीचों बीच है, 45 डिग्री। समझता है नहीं डायरेक्शन का भी? नहीं।
इसको रिप्रेजेंट कर सकता है ना, हालांकि रिप्रेजेंट करवाएंगे, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 20 जो है न्यूमेरिकल, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ मैग्नीट्यूड का मान कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा, बोलो जल्दी। नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सांख्यिक मान निगेटिव होगा। ये न्यूटन क्या हो गया यूनिट। यूनिट कहने का मतलब मात्रक, और ड्यू नॉर्थ ईस्ट जो है ये क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। क्लियर? तो देखिए, जानते जो नहीं लिखेंगे, जो नहीं जानते वो लिख लेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। अब देखिए आता है स्केलर क्वांटिटी, कहते हैं किसको, स्केलर क्वांटिटी, या सिर्फ स्केलर भी कह सकते हैं। अदिश राशि बोलिए या ओनली स्केलर बोलिए, बात एक ही है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बोला गया कि ऑल दोज क्वांटिटी which are completely expressed by only magnitude is called क्या, स्केलर क्वांटिटी। वे सभी राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ स्केलर वेक्टर पहचानने का कोई ऐसा नियम है? जब तक उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं जानोगे, क्या तुम बता सकते हो कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बिना जाने हुए आप नहीं बता सकते। वैसा है कि हाँ ये चीजों को करेगा तो ये स्केलर ये वेक्टर, हाँ बशर्ते ये ध्यान रखना है वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूं कि किसी पार्टिकल पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, अगर सिर्फ इतना ही बोल दिया कि किसी पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये उसकी पूरी बातों को नहीं हुआ। हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि 10 न्यूटन का फोर्स उस पार्टिकल पर कहां लगा रहे, किस डायरेक्शन में लगा रहे, जब तक कि उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेगी तो पूरा क्वांटिटी पूर्णतः एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। यही फर्क है ना। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो लिखिए ऑल दोज क्वांटिटीज, all those quantities which are completely expressed मतलब व्यक्त करना, completely expressed by only magnitude is called a scalar quantity, is called क्या बाबू, a scalar quantity, is called क्या, a scalar quantity। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वे सभी राशियां जिसे पूर्णता व्यक्त करने के लिए, जिसे पूर्णता व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि या सिर्फ अदिश कह सकते हैं, या सिर्फ अदिश कहलाती, सिर्फ अदिश कहलाती। क्लियर? जैसे स्केलर क्वांटिटी का तो आप लोग बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे हाँ मास कहने का मतलब हो गया द्रव्यमान, लेंथ कहने का मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय,
डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड, स्पीड मतलब चाल, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। हाँ, बच्चा बोल रहा है बहुत देर से। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, वर्क, वर्क मतलब कार्य, एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, पावर, शक्ति, ये सब स्केलर क्वांटिटी। चार्ज, आवेश, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव, और लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, प्रेशर, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी? बोलो। वेक्टर है। कौन बोल रहा है वेक्टर? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी? देखिए, कहीं कहीं प्रेशर आपका वेक्टर की तरह बिहेव करता है, कहीं कहीं स्केलर। इसको टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी मारिएगा। मैं बोलू ना, क्या बोलिएगा? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी? आप लोग वेक्टर पर है क्या? हा? ऐसा कोई जरूरी है? फोर्स में एरिया होता है मतलब फोर्स मतलब वेक्टर है, तो जब आप कंडीशन जब उस तरह का बात आप कर रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस होता है। फिर वही कुछ कहानी और भी तो जगह हो सकती है। ये सब आप यही अनुमान मतलब उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं। बात समझ गए? ईटीसी कर लीजिए। ये सब स्केलर क्वांटिटी है। लगभग चीजों को आप लिख दिए हैं। इससे ज्यादा स्केलर क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं के बराबर आएगा। एक तो आना अलग बात है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग कभी कभी ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता। देखिए, बातों को थोड़ा सा समझिए। जैसे स्केलर और वेक्टर के हम लोग टॉपिक में रूप से स्केलर और वेक्टर होता है, लेकिन हम नाम बोलते हैं सिर्फ वेक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्केलर यही सब पर समाप्त हो जाता है। हम ये पढ़ते हैं कि स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जो भी कहिए, वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है। सिंपल अलजेब्रिक मेथड मतलब जैसे अलजेब्रा में हम जोड़ घटाव गुणा करते हैं। अब मान ले मास की बात है, एक मास 5 kg है, दूसरा 10 kg है। अगर इसको जोड़िए तो कुछ सिंपल सी बात है, 5 + 10 15 kg हो जाएगा। लेकिन क्या वेक्टर को इसे आप जोड़ लीजिएगा? बात समझ में आया? उसी प्रकार से
इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी यही बात है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट का फ्लो जब भी होता है फाइनाइट डायरेक्शन में होता है, और उसमें जब भी जो भी करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एडिशन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है। आप लोग किरचॉफ्स का 2 लॉ पढ़े होंगे, एक जक्सन रूल, दूसरा लूप लॉ पढ़े होंगे। तो जक्सन रूल क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनकमिंग करंट किसी भी डायरेक्शन से क्यों ना आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट उसको जोड़ देते हैं, कितना करंट आ रही है, कितना करंट आ रही है उतना आउटपुट होना चाहिए, ये ना पढ़ते हैं। इसी कारण से ऐसा मत समझ लीजिए कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, उसके साथ साथ उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए आप, पहले लोग दोनों सब तो वेक्टर एडिशन एक ही है। मतलब सीधे समझिए कि जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो ना करे उसी को वेक्टर बोलेंगे। ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो तो ठीक है, कहानी है कि इसमें ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीजों को पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उस क्वांटिटी को वेक्टर ना कह के क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। बातें समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नोट करके कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर फॉलो द सिंपल अलजेब्रिक मेथड। हेलो, द एडिशन सब्ट्रैक्शन and multiplication the addition, subtraction and multiplication of a scalar quantity are follow the simple algebraic method, मतलब सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि अदिश राशियों का योग, अंतर तथा गुणनफल साधारण सिंपल अलजेब्रिक मेथड मतलब साधारण बीजगणितीय विधि का पालन करता है। एकदम ये बातों को ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल अगर कहिएगा तो सिंपल साधारण बीजगणितीय मेथड यही हो गया। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, लेट अगर m1 बराबर 5 kg है एंड m2 बराबर 10 kg है, तो टोटल मास अगर कहेगा कुल द्रव्यमान टोटल मास m बराबर, तो सीधे हो जाएगा m1 प्लस क्या m2। यही हुआ सिंपल अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पर हो जाएगा 5 kg प्लस 10 kg, ये हो जाएगा कितना 15 kg। तो स्केलर क्वांटिटी का जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होगा वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करेगा। इसीलिए हम लोग इसके बाद स्केलर की कोई चर्चा नहीं करते, ना हम स्केलर का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ना स्केलर को जोड़ना सीखते हैं, ना स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आते हैं वेक्टर की बात। इसकी बात वेक्टर की, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना बुझा रहा है? समझ में आ रही है हर एक चीजें? अगला देखिए, वेक्टर क्वांटिटी या सिर्फ वेक्टर कह सकते, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब कोई कह रहा होगा कि सर क्या ही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके काम की चीजें जो है, थोड़ा सा आप कोई चीजों को स्टार्टिंग कर रहे हैं तो
छोटी छोटी बातों को भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। आज संख्या भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अरे नया चैप्टर चालू हुआ इसीलिए। खैर रहना भी चाहिए, अगर शुरू से रहिएगा। उधर तो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिया पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको इंटीग्रेशन का ज्ञान नहीं है या डेरिवेटिव का ज्ञान नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। लेकिन वेक्टर का ना इंटीग्रेशन से कोई मतलब है ना डिफरेंशिएशन से, इंडिपेंडेंट टॉपिक हो गया तो 100% सब लोगों को समझ में आएगी। अच्छा एक चीज ये बताओ, इस बार एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या रहने वाला है? डबल ऑब्जेक्टिव तो देगा नहीं? देगा? इस पर शांत रहिए थोड़ा सा। इस पर अभी भी स्टूडेंट से लेके टीचर तक कंट्राडिक्ट है। मार्केट में जो भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर है या कुछ है, कुछ पब्लिकेशन वाले पुराने पैटर्न पे डबल ऑब्जेक्टिव अभी तक दिए हैं, कुछ गेस्ट पेपर वाले मतलब जो पहले लॉकडाउन से पहले का पैटर्न था, मतलब पहले का पैटर्न सीधे डबल ऑब्जेक्टिव ना देके, जैसे मैथ में 60 को ऑब्जेक्टिव देता था उतना ही पर वो निकाले हैं। कुछ जगह सेंटअप एग्जाम डबल ऑब्जेक्टिव पर लिया, कुछ जगह कभी पर लिया है। तो अभी तक स्टूडेंट से लेके टीचर तक में भी संशय बरकरार है, क्योंकि उसका ऑफिशियल कुछ नोटिस नहीं है। कोई ऑफिशियल नोटिस आपके पास है? यही आप लोगों से भी जानकारी चाहता था और कोई बात नहीं था। तो चलिए एग्जाम जो हो, ऐसे आपको लगता है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल सेट अगर जारी करेगी तो आपको पता चल जाएगा। मॉडल सेट जारी करती है ना? करती है हर साल, कुछ ना कुछ पैटर्न करती है, इस पैटर्न पे आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब जो भी ये चीजें देखिए, हम लोग ये मान के चलेंगे कि 60 को ऑब्जेक्टिव देगा, उसी में 50 को करना है। अगर 100 को दे दिया तो और बल्ले बल्ले बात है। कुछ चीजें नहीं भी आया तो उसको मार सकते हैं। क्या ज्यादा अगर ऑप्शन दे रही है तो वो आपके हित में दे रही है, तो हम लोग ज्यादा को सोच के नहीं चलेंगे, कम को सोच के चलेंगे। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स में भी हमको लगता है पहले 42 ऑब्जेक्टिव देता था, उसमें 35 बनाना रहता था, 35 ना। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा। 50% तो अभी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है चीज है, ये बस क्वेश्चन की संख्या पे बात चल रही है। हमारे कल कोई शेखपुरा से टीचर्स थे, वो फोन के कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हम कल हमको भी अभी तक संशय बरकरार है, अभी तक हम भी क्लियर नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस होगा तो ये चीज मुझे बता सकते कि हाँ क्या है, बाकी वैसा कोई ऑफिशियल नोटिस है नहीं। चलिए वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो लिखिए, लिखेगा ऑल दोज क्वांटिटीज, गप मत करो, ध्यान दो, लिखिए ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर। अब देखिए आपस में गुड़गुड़ाइए नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बातें थी वो खत्म होगी, बाद में उस पर एनालिसिस कीजिएगा। व्हिच आर कंप्लीटली, व्हिच आर कंप्लीटली expressed by magnitude and direction both, magnitude and direction both, magnitude and direction both, and which follow, and which follow the triangle law of vector addition। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी तो आप जानते होंगे, हम नहीं पढ़ाए लेकिन आगे इसको पढ़ाएंगे। विच फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड क्या बाबू? वेक्टर क्वांटिटी, या ओनली वेक्टर कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या ओनली वेक्टर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं वे सभी राशियां जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए
के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, तथा इसके साथ साथ जो सदिश के योग के त्रिभुज नियम, सदिश के योग के त्रिभुज नियम का पालन करता हो, क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? विस्थापन। वेलोसिटी मतलब वेग। एंगुलर वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना? बोलता नहीं है तुम लोग। कोणीय वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। फोर्स कहने का मतलब बल। मोमेंटम मतलब संवेग। इम्पल्स मतलब आवेग। टॉर्क बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं। टॉर्क बल आघूर्ण, है ना? और हम लोग लिख सकते हैं करंट में, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हम सुने हैं ना? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र ना, या विद्युत क्षेत्र, जो विद्युतीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और भी हो सकता है। चलो ईटीसी दे दी। हो गया। अब देखिए, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बोलता अथी, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी का ये डिफिनेशन पूरा हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स में बोलता है कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। सिंपल सी बात, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर, मतलब वैसा रेखाखंड जो किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, निर्देशित हो। बस सीधे समझिए, निर्देशित रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, है ना? मैथमेटिक्स में इतनी की बात नहीं है कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। यहां पर सिर्फ क्या होगा? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या? वेक्टर।
मतलब एक निर्देशित रेखाखंड, निर्देशित रेखाखंड मतलब वैसा लाइन सेगमेंट जो किसी एक दिशा में निर्देशित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर कहेंगे। वेक्टर ये होता है। तो चलिए ये मैं लिख दिया क्योंकि आपको लिखिएगा नोट करके। इन मैथमेटिक्स a directed line segment, a directed line segment is called क्या, वेक्टर। जैसे मान लो, कैसे मान सकते हो, चलो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, या ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये ए बी रेखाखंड है, ये क्या है, ए बी रेखाखंड है, और हम कहें इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर। हिंदी में भी लिख दे क्या, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या, वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं, एक दिशा निर्देशित रेखाखंड, एक दिशा निर्देशित रेखाखंड को क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। मतलब मैथमेटिक्स में वेक्टर का मीनिंग यही होता है कि वैसा रेखाखंड जो किसी एक दिशा में क्या हो, डायरेक्टेड हो, हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर कहेंगे। अब देखिए लिखा है क्या, और आप चेंज करके इसी में लिखिएगा, हिंदी इसी लिख दिए, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और फिगर बगल में जरूर बना लीजिएगा, लिखिएगा ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट with initial position A and the terminal position B, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं, एंड द टर्मिनल पोजीशन B is called the vector। लिखे इज द वेक्टर, लिख सकते हैं इज द वेक्टर डिनोटेड बाय, वो एक वेक्टर होगा जिसको डिनोट करते हैं कैसे, तो ए बी के ऊपर आयरो से, ए बी के ऊपर आयरो से। देखो ये जो हुआ इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, ये क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं। और ये क्या हो गया, टर्मिनल बोलिए या फाइनल, दोनों बातें एक ही, टर्मिनल पोजीशन या पॉइंट बोलिए, बात एक ही है दोनों। वही लिखा है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पोजीशन ए, इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी इज द वेक्टर डिनोटेड बाय क्या, ए बी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिनोटेड बाय क्या, ए बी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, and the magnitude of vector AB is denoted by कैसे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर में हम लोग क्या लगाएंगे, मॉडुलस का साइन। अब इसी को क्या करता है,
कि अगर कोई सिंगल लेटर से भी बांध सकता है। अब जैसे देखो मेन वेक्टर यही होता है ना, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या, वेक्टर। एक दिशा निर्देशित रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। वैसा दिशा निर्देशित रेखाखंड जिसका इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट ए हो और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, बी हो, उसको हम लोग वेक्टर ए बी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और उसके मैग्नीट्यूड को ए बी के ऊपर क्या, मॉडुलस, नियम यही है। अब इसी का कुछ लोग क्या कर लेता है, इस रेखाखंड का नाम कर लेता है। मान ली इस ए बी रेखाखंड को अगर हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दे, तो यहां पर जो ए बी वेक्टर लिख रहे हैं उसको लिखेगा स्मॉल ए वेक्टर। तो यही चीज को यहां पर लिखा है ना, रिमार्क करके कि बी यूजुअली डिनोट ए वेक्टर ए सिंगल लेटर विथ एन एरो ऑन इट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय दिस लेटर ओनली। हम लोग सामान्यतः या जनरली कह सकते हैं, यूजुअली या उपयोगी तौर पर हम लोग वेक्टर को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे क्या, एरो लगा के। जैसे आपको ये लिख रहा है पूरा ही वेक्टर है, इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर क्या, ए है, ए बी। यही ए बी वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिए, स्मॉल ए से, वेक्टर ए। और इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात होगी तो या तो फिर इस पे मॉडुलस लगाएंगे या सिर्फ उस लेटर से ओनली। अगर वो सिर्फ लेटर दे दे तो वो भी उसके किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। समझ में आ रही बातें। चलिए ये सब चीजें तो आता ही होगा, ऐसा थोड़ा बात नहीं। नोट करके लिखिएगा क्या, दूसरा पढ़े ऐसे लिखिए, बी यूजुअली, यूजुअली मतलब उपयोगी तौर पर, है ना। बी यूजुअली डिनोट ए वेक्टर, डिनोट ए वेक्टर, डिनोट ए वेक्टर बाय ए सिंगल लेटर, बाय ए सिंगल लेटर, सिंगल लेटर, बाय ए सिंगल लेटर विथ एन एरो, किसके साथ, विथ एन एरो, एरो मतलब तीर का निशान, विथ एन एरो ऑन इट, इस पर, ऑन इट, है ना। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, इज denoted by this letter only, this letter only, this letter only। हिंदी में भी लिख सकता है। हम लोग उपयोगी तौर पर किसी सदिश को, है ना, सिंगल लेटर से, है, उसके ऊपर सिंगल लेटर पर उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और उसके मैग्नीट्यूड को, है ना, सिर्फ उस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, अर्थात देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इफ, 10 कह सकते, दैट इज अर्थात अगर हम लोग इफ, अगर ए बी वेक्टर बराबर क्या मान ले, ए वेक्टर, तो देन इसके मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ हो जाएगा क्या, ए। या इस पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए पर इस पर मैग्नीट्यूड लगाओ या सिर्फ ए लगाओ। क्लियर। तो दो चीजें समझ में आ गई। हम लोग देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैथमेटिक्स में हम लोग यही चीजों को लिखे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर के देखिए लिखे स्पष्ट, इन मैथमेटिक्स ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या, वेक्टर। और वेक्टर में बाबू मेन डायरेक्शन ही है, और वो भी क्या, एरो। एरो का डायरेक्शन चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ये बातों को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी पे सारा चीज कैलकुलेशन होगा। अब ये कोई ए बी वेक्टर है, सोच लो, हम ये बात करते, ये ए बी वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसमें निगेटिव लगा दिए, जैसे निगेटिव लगा दिए तो ये एरो इधर हो जाएगा, है ना। तो ये सब
वेक्टर में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? डायरेक्शन। ये बात को एकदम ध्यान रखना। और वो एरो के डायरेक्शन ही देता है, एरो का डायरेक्शन ही उस वेक्टर का डायरेक्शन देता है। एरो जिस डायरेक्शन में होगा वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा? वही हो। स्पष्ट लिखे कि इन मैथमेटिक्स ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या? वेक्टर। गणित में है ना, एक दिशा निर्देशित रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। एक दिशा निर्देशित रेखाखंड जिसका इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी वेक्टर से। और उसके मैग्नीट्यूड को ए बी पर क्या? मॉडुलस। कहता जनरली अब उतना ना लिख के हम लोग किसी वेक्टर को जनरली हम लोग या यूजुअली उपयोगी तौर पर हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिंगल लेटर से, और उस पे एरो देकर, उस पे एरो देकर, और उसके मैग्नीट्यूड को दिस लेटर ओनली। अब उस पे एरो पर मॉडुलस लगाओ या सिर्फ वो करोगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। चलिए अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, क्योंकि आपके बुक में भी कुछ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। अब देखो रिप्रेजेंट की बात करेगा, जैसे मान लिया जाए यहां पर लिखा है लेट वेक्टर ए बी, जो लिखना है लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट वेक्टर ए बराबर, यहां पर लिख देते 10 मीटर या 20 मीटर, 20 मीटर ड्यू क्या? नॉट, ड्यू क्या? नॉट। आप कहेगा इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कॉपी पर या बोर्ड पे डायरेक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या? वेस्ट। यही होता है ना डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए करा 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब सोच लीजिए वेक्टर का एक इनिशियल पोजीशन होगा और दूसरा क्या होगा? फाइनल टर्मिनल। अब इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं भी हम लोग इनिशियल पोजीशन मान लो या ये ले लिए। अब नॉर्थ का डायरेक्शन बोला, तो नॉर्थ किधर है? ऊपर की ओर। तो हम लोग ऊपर की ओर इसको क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। बात समझ गए? तो पहले वही लिख देते, ऊपर की ओर ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये इसका क्या? फाइनल पोजीशन। यहां पर इसे दे दी। एरो यहां भी मार सकते हो, यहां भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बस समझिएगा कि ये एरो यहां पर भी दे सकते। इसको हम लोग वेक्टर का टेल कहते हैं और ये क्या कहते हैं? हेड। आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या लिख दिए? वेक्टर ए। ये कितना हो गया? 20 मीटर। ये 20 दिखा रहा है मैग्नीट्यूड को। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ को देता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसको देता है? उसके लेंथ को। अगर ये वेक्टर 20 मीटर है ड्यू डॉट, तो हम लोग डॉट के डायरेक्शन में कितना जाएंगे? 20 मीटर। मीटर उसका यूनिट है, जितना बोलेगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स इट्स डायरेक्शन। और एरो का डायरेक्शन ही उस वेक्टर के क्या देता है? डायरेक्शन। तो अगर रिप्रेजेंट करने का कर दिए, मान लीजिए दूसरा कहेगा लेट, हम लोग कहते हैं बी वेक्टर, ये 10 मीटर कहेगा, 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ क्या? ईस्ट। समझिएगा। अब कहे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नॉर्थ साउथ बनाओ। ये ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ, इधर क्या? ईस्ट, और इधर क्या हो गया? वेस्ट। क्लियर? अब 10 मीटर बोल रहा है, ड्यू किधर? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, कहां से? ईस्ट से। ईस्ट से देखिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है। 30 डिग्री नॉर्थ की ओर चलेंगे, ऑफ कहां से? ईस्ट से। तो ईस्ट ये है ना। अब अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मान लो ये वेक्टर का ये ऑरिजिन है, एक बात करते हैं ये ऑरिजिन है, तो अगर 30 डिग्री यहां से कितना जाएगा? मात्र 30 डिग्री। कितना डिग्री? ये 30 डिग्री हुआ। किधर? नॉर्थ की ओर। कहां से? ईस्ट से। और अगर ये यही वेक्टर क्या हो गया? बी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर। यही वेक्टर हमारा क्या हो गया? बी हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्या लिखा रहा है? बी हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर। बात समझ में आया? रिप्रेजेंट करने आ जाएगा वेक्टर। सही किया ना? अरे गलत नहीं ना किया है? समझ रहा है ना? मान लिया जाए तीसरा, अगर कहा जाएगा लेट वेक्टर सी बराबर, यहां पर बोल देगा 15 मीटर ड्यू, क्या हुआ जी? बोलो, कोई गड़बड़ी है तो। नॉर्थ ईस्ट अगर बोला, देखो ये अगर एन ई दे दे या एन डब्ल्यू दे दे,
या WS दे दे। ये अगर इस तरीका से देता है मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच माना जाता है। उस समय अगर एंगल कहिएगा ये कितना डिग्री पर जाएगा, 45 डिग्री। ये बात को ये सब ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट करने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या वेस्ट है, तो यहाँ पर ये ऑरिजिन हो जाएगा और वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये एकदम इसके बीचों बीच जाएगा। ये जो यहाँ पर एंगल होगा कितना, 45 डिग्री। यही वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15। कर देगा ना, क्योंकि आपने खुदे दिया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं। आप देखिए, करा रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, आपके बुक का क्वेश्चन। चलिए चौथा जो है, चौथा करा एगो वेक्टर दिया है लेट। लेट मान लेते हैं वेक्टर डी बराबर, ये दिया है 40 किलोमीटर, यूनिट कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या, साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या, साउथ। ठीक है, ड्यू करके नहीं लिखा है, इसे लिख दिया। इसी वेक्टर को आपके बुक का एग्जांपल है और कहेगा रिप्रेजेंट कीजिए, तो फिर वही कहानी करेंगे। क्या करेंगे बताओ, हम पहले इस तरीका से बना दिए। ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ, नीचे क्या, साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या, वेस्ट। ध्यान देगा थोड़ा सा क्या बोल रहा है वेक्टर डी जो है। तो चलिए हम लोग ऑरिजिन पे आते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन पे आए, यहां पर ये हो गया क्या, ऑरिजिन। ठीक है, 40 किलोमीटर जाना है किधर, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या, साउथ। तो 30 डिग्री वेस्ट की ओर, कहां से, साउथ से। साउथ ये है, इससे कितना डिग्री, 30 डिग्री है, ज्यादा नहीं बोला है। ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। ई एंगल 30 नहीं है, ये के नौका कर देना। 30 डिग्री वेस्ट की ओर जाना है, कहां से, साउथ से। यही वेक्टर हो गया आपका क्या, डी। यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने आ गया। आपके बुके का क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिए कि आपको लग रहा होगा कि कुछ, इसीलिए चीजों को बता रहे थे। तो चलिए वेक्टर रिप्रेजेंट करने आ गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। चारों एग्जाम्पल लिखिए जल्दी। अब हर चीजों को ध्यान में देखकर पढ़ाते हैं, क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ क्या कैसे है। हेलो भाई, हंसता है, सही बात बोले है, छोटी छोटी बात। अब दिया हुआ, अब वही क्वेश्चन अगर जो नहीं जानता है, मान ले इसको नहीं बोलते, रिप्रेजेंट करना नहीं सिखाते, और क्वेश्चन सर देखिए क्या दिया, पता न चल रहा है। हालांकि ये सब तो पता चलना चाहिए, नहीं पता चल रहा है तो बहुत गड़बड़ बात है। सर्दी बड़ा कस के हो गया है, कल तो थोड़ा ज्यादा था, ठीक हुआ है कुछ। है? सुन लिए आपकी बातों को, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ला दिए। मतलब वेक्टर पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं है, कॉलम नहीं मिलेगा सर। अरे देखो हुआ क्या, एक्चुअली मैं बताता हूं। 30 नवंबर को देखिए होता क्या, आप लोग ये पहले से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 5-10 हजार रुपया चाहे जो भी खर्च के डर से डरते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। आप ये चीजों का तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप टीचर्स डे में भी देखे होंगे। आप तो दोनों, आप जो हेड थे, हम आपके सामने रख दिए कि क्या स्थिति है, देख लो क्या खर्च हुई है, आप लोग क्या कलेक्शन किए हो। आपको लगता है टीचर्स डे में भी हमको लगभग 10,000 रुपया लगभग देना पड़ा क्या जी, कितना का आसपास था टोटल? टोटल दोनों बैच मिला के खर्च और थी आपके सामने रखे थे ना, लगभग उतना इंस्टीट्यूट दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भाई कभी आपको नहीं बोला। बाल दिवस में भी ऐसा नहीं है, हर साल हम लोग बच्चे को एक एक टॉफी, और एक एक टॉफी खाने का मतलब एगो मंच या डेयरी मिल्क जो हुआ, एगो पेन देते थे। अब चूंकि हैवी अमाउंट में होता है, तो 30 नवंबर को हम लगभग 5-6 बजे सर को फोन किए, दोनों सर को फोन किए। अब दुर्भाग्यवश सर फोन उठाए नहीं, अब फोन नहीं उठाए तो प्लानिंग नहीं हो पाया। अब 5-10 बच्चा तो है नहीं कि कोई भी दुकान वाला उसको पूर्ति कर देगा, लोकल दुकानदार वाला। बच्चे की संख्या भाई ज्यादा हो जाती है, 500-600 बच्चे हो जाते हैं कुल मिला के। तो उसके लिए तो हैवी अमाउंट पे कोई चीजों को परचेज करना पड़ेगा ना भाई, सभी को दीजिए लेकिन थोड़ा थोड़ा ही दीजिए।
उसी में कल प्लानिंग गड़बड़ा गया। तो आप लोग टॉफी खा लिए थे ना, चॉकलेट मिला था ना? अरे वाह, कह रहा है एक ही को दिया। कुल कुल कहले कि सर T2 में मिला है दू गो, आ T1 में मिला है कके गो। अच्छा, तो वो मुंह पे दे लेके एगो और बाकी है मेरा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा पेड़, और एक और मिल जाएगा आप लोग। कोई कोई को तो दो बार, जो पीसीबी और पीसीएम होगा वो दो बार लिया होगा जी। 3 गो हो गया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ले देखिए, आप लोग बच्चे हैं तो सोचते चलो कुछ मुंह मीठा हो जाए, और बाकी आप स्टूडेंट्स है तो एक एक पेन मिल जाता है आप लोगों को, सब लोगों को मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हम लोग उतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वो मिलेगा ही, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। चलिए, हो गई, आगे बढ़े। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हम लोग चलते हैं। गप मत करो, ध्यान दो। चलिए, देखिए आप लोग गप करने लगे, क्यों कोलाहल कर रहे हो? पढ़ने मजा नहीं आ रहा है क्या? इतना एक एक चीजों को ढंग से पढ़ा रहे हैं फिर भी आप लोग। चलो देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अरे कौन सा शौक लिखो, लिखने में टाइम बर्बाद कर रहा। सदिश के प्रकार, अब एक को पिटा जाएगा पक्का। किसका दिन खराब है अब तुम समझ लेना, कहते सुनता ही नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब सदिश के प्रकार। देखिए, सबसे पहला इसमें आएगा इक्वल वेक्टर। क्या बाबू? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब समान सदिश। इक्वल वेक्टर मतलब समान सदिश। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दो वेक्टर इक्वल कब होगा, दो वेक्टर इक्वल कब होगा। तो वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कोई भी दो वेक्टर ए और बी इक्वल कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो सिंपल सी बात यहां पर लिख लीजिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सेड टू बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सेड, पीछा लिखा रहा है, इज सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल कहलाएगा इफ देयर, देयर मतलब उसके, इफ देयर मैग्नीट्यूड, इफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, अभी जस्ट पढ़ाए थे। इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, बोथ आर क्या? सेम, बोथ आर सेम। जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सकते हैं, डेट इज, अर्थात अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या? बी, एंड एंगल बिटवीन, डायरेक्शन दोनों का सेम कब होगा? एक टॉपिक देखिए और हमको बताना था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? कितने बच्चा बताएगा? बताइए, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, गप मत करो, ध्यान दो ना थोड़ा सा, नहीं ध्यान देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं एक बात कर रहा हूं, कोई भी दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ये है, और चलो ऐसे यहां लिखते, और ये वेक्टर क्या है? बी है। ये वेक्टर क्या है? बी है।
ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, बताओ दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? ये वाला कौन होगा? देखो इसको आगे की ओर बढ़ाओगे वेक्टर ए को, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर ये थीटा थी 180 डिग्री माइनस क्या होगा? थीटा। इसका फंडा देखिए क्या है, सिंपल से एक लॉजिक है, बातों को समझिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर दोज एंगल व्हिच मेड बाय आइदर कोइंसाइड द हेड और टेल। मतलब दो सदिश के बीच का कोण वही कोण होता है जो या तो दोनों सदिश के हेड के मिलने से बनता है या टेल के मिलने से। अगर किसी एक सदिश के हेड और टेल के मिलने से एंगल बनेगा तो वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा, और ये समझना बहुत जरूरी है। अरे नहीं समझिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने टॉपिक लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लिख दिया तब क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए लोटला। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर दोज एंगल व्हिच मेड बाय आइदर कोसाइन द हेड्स और टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। दो सदिशों के बीच का कोण वही कोण होता है जो दोनों सदिश के या तो हेड के मिलने से बनता है या तो टेल के मिलने से। अगर किसी एक सदिश के हेड और किसी एक सदिश के टेल के मिलने से बनेगा तो वो दोनों वेक्टर के बीच का कोण नहीं होगा। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, अगर एंगल नहीं दिखने आएगा तो सारा कहानी फिर खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या? बी। एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या? वेक्टर बी। पैरेलल दैट इज पैरेलल मतलब क्या होता है? दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कितना डिग्री? 0 डिग्री। दो वेक्टर पैरेलल कब होता है? जब उसके बीच का एंगल क्या होता है? 0 होता है। देन तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है किसके? वेक्टर बी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है किसके? वेक्टर बी के। जैसे देखो यहां पर इसका नोटेशन करते हैं, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। ये वेक्टर क्या है? बी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। अरे है लेंथ सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का एरो का डायरेक्शन एक ही है, जिसको हम लोग पैरेलल कहेंगे। यहां पर थीटा के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर वेक्टर ए बी के क्या है? बराबर है। वेक्टर ए बी के क्या है? बराबर है। बातें समझ में आ गई? और एक बात एकदम इसकी प्रॉपर्टी एक तरह से मान लीजिए कि इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। तो नोट करके ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल टू क्या? ईच अदर। मतलब समान सदिश एक दूसरे के समानांतर होते, समान सदिश एक दूसरे के समानांतर होते, पैरेलल होते। समान सदिश एक दूसरे के समानांतर होते। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन सेम का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? क्लियर? आगे बढ़े। कोई वेक्टर के इक्वल वेक्टर आपको खींचने के लिए कहेगा, खींच दीजिएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही खींचिएगा। अरे कॉपी पे मान लीजिए हम इतने को 5 मीटर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको भी उतने करना, डायरेक्शन एकदम सेम होना चाहिए। चलिए इक्वल वेक्टर हो गया। दूसरा अपोजिट वेक्टर होता है या निगेटिव वेक्टर। देखिए क्या है दूसरा, लिखिए अपोजिट वेक्टर है ना, विपरीत सदिश। क्या सदिश? विपरीत सदिश, या इसी को निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। और निगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। कौन सा सदिश? ऋणात्मक सदिश।
अले अपोजिट वेक्टर या अले निगेटिव वेक्टर। क्लियर? देखिए क्या है, समझिए। अब अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन इज क्या? अपोजिट। लिखिए टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी is said to be opposite vector, is said to be opposite vector or negative vector to each other, और negative vector to each other मतलब एक दूसरे के। if their magnitude are क्या? if their magnitude are same but direction are opposite, are क्या? अपोजिट मतलब विपरीत। अपोजिट मतलब दो सदिश ए और बी एक दूसरे के विपरीत सदिश या निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। दैट इज, इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड, समझो ध्यान से, एंड एंगल बिटवीन, उसको पहले तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज कितना? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज कितना? 180 डिग्री। टेल, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या? बी। तो वेक्टर ए जो होगा बराबर होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या? बी। देखो जैसे मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है आपका? ए, और ये वेक्टर क्या है? बी। क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे सेम का है? क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक ऊपर है एक क्या? नीचे। तो ए बराबर माइनस बी कहो या बी बराबर माइनस। ऐसा मत समझ लेना कि जिसमें माइनस साइन लगल है वो निगेटिव वेक्टर है। लिखल है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। क्या लिखा हुआ है? टू ईच अदर, एक दूसरे का। अगर ए का निगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो माइनस बी का निगेटिव वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर होता है, कोई अकेले निगेटिव वेक्टर नहीं होता है। जब भी होगा किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ए बराबर माइनस बी कहो या तू बी बराबर क्या कह सकता है? माइनस ए वेक्टर। मतलब इसी ए वेक्टर ए है, इसमें जैसे माइनस लगाएंगे तो साइड क्या करेंगे? अपोजिट। ये दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो, ये वेक्टर बी है, इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आया? यहां पर थीटा की मान कहेगा कितना है? 180 डिग्री। ये आप वेक्टर ए बराबर माइनस बी लिख सकते हैं या वेक्टर बी बराबर कितना? माइनस ए वेक्टर। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बातें क्या है? सही है। हमको मेन कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को निगेटिव वेक्टर प्राप्त करने के लिए सिर्फ उस वेक्टर को 180 डिग्री से क्या कर दीजिए? रोटेट करा दीजिए, या उसको कहिए डायरेक्शन क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। चेंज मतलब कैसे? सीधे उल्टा। जैसे मैं एक बात करता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दो तब समझेगा। एग्जाम्पल लेट मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर लिख देते हैं 5 मीटर ड्यू ईस्ट। 5 मीटर ड्यू क्या? ईस्ट। क्या इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे बोल भाई,
हाई मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट इधर है ना, चलो इधर है। तो हम लोग इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका है ना इनिशियल पोजीशन ये लेते हैं और वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर दिए, ये इनिशियल पोजीशन था और ये क्या फाइनल पोजीशन। ये वेक्टर ए है कितना मीटर, 5 मीटर ईस्ट की ओर। अगर कहेगा कि माइनस ए वेक्टर करो, माइनस ए वेक्टर क्या होगा, माइनस यहां लगा, फर्क कहां पड़ेगा, यहां पर इसके डायरेक्शन पे फर्क होगा, ये 5 मीटर होगा, ड्यू ईस्ट के जगह पर क्या जाएगा, वेस्ट, ईस्ट के जगह पर क्या जाएगा, वेस्ट। समझ रहे हैं ना, तो निगेटिव लगने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर पड़ता है, अंतर कहां पड़ता है, डायरेक्शन पर। बातें समझ में आ गई। अगर आप कहेगा माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं, इसको बस ऐसा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब लेंथ उतना ही रहेगा, और इसको खाली डायरेक्शन को क्या कर देंगे, पलट देंगे, ये हो जाएगा कितना, माइनस ए वेक्टर। अभी भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। तो ये बात समझ कि निगेटिव लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड में अंतर पड़ेगा, अंतर कहां पड़ेगा, डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर प्राप्त कर लोगे, क्या करोगे, उसको 180 डिग्री से रोटेट करा दो। मान लो तो वेक्टर है खड़ा, तुम्हारा सिर ऊपर पैर नीचे, पलट देंगे, निगेटिव और वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई भी जैसे मान लिया जाए, अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए कोई भी चीजों को सीखिए, मेरा कहना यही चीज है, ये नहीं कि वहां पर निगेटिव वेक्टर करने लगे, ये क्या कर रहे हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरा में एग्जांपल हम लोग लेट वेक्टर बी बराबर हम लोग लिख देते हैं 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ ऑफ क्या, ईस्ट। अगर इसका निगेटिव वेक्टर कहें नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अभी अच्छा कितना डिग्री तो लिखवे रखिए, 10 मीटर ड्यू है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ क्या, ईस्ट। क्लियर। क्या सबसे पहले ये बताइए, आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं सब लोग, चलिए ड्रॉ करके दिखाइए। देखिए ड्रॉ हम लोग करते हैं, ये तो ऊपर वाला था भाई, नीचे वाला की हम लोग बात करते हैं। ये सीधा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्लियर। ऑरिजिन पोजीशन क्या है, ये वाला है, ये है 60 डिग्री का नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, कहां से, ईस्ट से। ये वाला एकदम थोड़ा सा इधर दिखा रहा है ना, 60 डिग्री लगना चाहिए ना, 60 डिग्री लगना चाहिए, देखिए एंगल बन रहा है। चलो ये 60 डिग्री, यही वेक्टर आपका क्या हो गया, बी, बी नाम दिए, बी दीजिए, ये 60 डिग्री हो गया वेक्टर क्या, बी। अब इसका कहेगा माइनस बी वेक्टर, क्या कहेगा, माइनस बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसका, इसलिए ध्यान देगा, माइनस बी वेक्टर कहेगा तो हो जाएगा, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, 10 मीटर होगा ड्यू, यहां पर 60 डिग्री, सीधे हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ करके आप देखिए। आप इसको बदलिएगा, मैं क्या बोला था 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट कीजिएगा, ये चीजें क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, आप बीच में नहीं लगे, अच्छा उल्टा हो गया। अच्छा नॉर्थ का उल्टा साउथ में होता है जी, तो गड़बड़ हम लिखिए दिए, साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। रुको 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 रुको, मैंने लिखा गया गड़बड़, नॉर्थ का उल्टा क्या हो गया, साउथ हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट का उल्टा वेस्ट है ना। तो अब यहां पे, अब इसको अगर हम लोग करेंगे, ये चीजें क्या हो जाएगी, इस तरीका से हो जाएगी। अब कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला ना, ये ऊपर वाला, उल्टा थोड़ा जाएगा ना। अरे रुको रुको ना, हर बार आप तुम लोग कहा है, लाइट टेढ़ा हो गया, उससे मतलब नहीं है कुछ, लाइट टेढ़ा हो गया। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कौन सा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री किधर गया, साउथ की ओर, कहां से, वेस्ट से। यही वेक्टर हो जाएगा कितना, माइनस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आया। तो सिंपल सा आपको फंडा इतना ही दिमाग में रखना है कि किसी भी वेक्टर को निगेटिव वेक्टर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज मतलब तो बहुत सारी बातें हो जाती है, सीधे कहिए कि उसको पलट देंगे। क्लियर। चलिए नीचे करें। अब सोच के आए थे कि आज
वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर कम से कम खत्म कर देंगे। देखिए हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि खत्म करें, हमेशा से ये मकसद रहा है कि नहीं कम से कम कुछ चीजों को सीखिए। खत्म तो जब कहिएगा तबे खत्म है, जब बोल दिए खत्म तो खत्म हो गया। तो रहने देते, कल इसको और कंटिन्यू करेंगे क्या? कल कंटिन्यू करेंगे तो बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो आपको है ना 10.1, ये तो दो चार को क्वेश्चन ले दिया है, ये तो बेसिक जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो कल बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में और चलेगा, यूनिट वेक्टर, वो एक्सियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, बहुत सारा चीज इसमें और भी पढ़ाएंगे। अभी समझ गए ना, इसको रहने दीजिए, कल इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेक्टर पे चलेंगे। है ना, कोई दिक्कत? जो पढ़े हैं खाली उसको रिवीजन करके एक बार आ जाइएगा, बस ऊपर कर देते हैं।